अगले दिन बाबा ने मुझे हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार होने को कहा। मैंने उनके आदेश के अनुसार साहित्य को इकट्ठा करना शुरू किया। मेरे मन में कई विचार थे। अब मुझे चंपानगर छोड़ना पड़ा। किंशुक, संतवन, दंडनी, मधुक, पाताल और खदेरा के वृक्ष, जो यहाँ के आकाश से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मुझे ले जाने ही वाले थे। मैं पतरात, शेन, कोकिल, क्राउच, कपोट जैसे पक्षियों से दूर जाने वाला था। मैं यहाँ से ब्रह्मदत्त, वीर मित्र, बाहुकेत को अलग करने जा रहा था। बरगद के पेड़ की अंधेरी छांव में मैं उस खूबसूरत पत्ते की झोंपड़ी को लेने ही वाला था जिसने पिछले 14 सालों से मुझे प्यार दिया था। मैं कहीं दूर जाने ही वाला था, सिवाय राधा के, जिसने मेरी हथेली पर फोड़े की तरह मेरी देखभाल की थी, गाय के बछड़े की तरह मुझे पाला था, और मुझे हिरण के बच्चे की तरह बचाया था। मैं अपनी प्यारी माँ को छोड़ने ही वाला था, जिसका दूध अभी तक मेरे होठों से नहीं सूखा था, मुझे बिना अर्थ के कुछ भी दिए। वसुधा, वसुधा नाम का उच्चारण करते हुए जिनके होंठ कभी थकते नहीं थे, वो जिज्ञासु, मासूम और भवदा शोना और मैं टूटने ही वाले थे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे ऐसा ही महसूस कराती थी, गंगा माता के विशाल जल से बाहर आकर मेरे लिए उत्साह का एक बड़ा स्रोत है। मैं सूर्य देवताओं को फिर कभी उसी रूप में नहीं देखूंगा। मैं हस्तिनापुर जा रहा था। हस्तिनापुर कैसा होगा? कहो, बड़े महल हैं। वहाँ एक विशाल व्यायामशाला, विभिन्न हथियारों से भरा एक शस्त्रागार, सर पर दौड़ते घोड़ों से भरा एक अस्तबल, एक राजसी मंदिर है जिसकी चोटियां आकाश के पेट में एक सांत्वना वृक्ष की तरह है, और अनगिनत योद्धा छाती जैसी छाती, मुड़ी हुई फाइन और जांघों के साथ हैं। इसे कुरुकुला के शक्तिशाली राजाओं की राजधानी कहा जाता है। यह कौन सा तरीका होगा? मैं रथ के पास रथ के काम आने वाली सारी सामग्री ला रहा था। उसी समय बाहर से शोना आ गई। वो भी मेरी मदद करने लगा। उसे नहीं पता था कि मैं आज जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, वसु दादा, कितना अच्छा होगा अगर बाबा हमेशा रथ के साथ यहाँ आते। आपको हमेशा रथ पर सवार रहना होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे बताऊं। मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अंत में बाबा जाने के लिए रथ में घोड़ों को जोड़ने लगे। जल्द ही वो उन्हें एक बार में एक घोड़ा लाने लगा। मैंने अपनी माँ को प्रणाम किया जो दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे उठाकर बहुत देर तक मेरा सिर सूंघा। उसने मुझे कसकर गले लगाया और कहा, बस याद रखना, वासु, गंगा में कभी गहरे मत जाओ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बौछारें पड़ने लगी। उनमें से 2 आंसू मेरे सिर पर गिर पड़े। मैं रोमांचित था। हवा चलने के साथ ही शरीर में रक्त का संचार तेजी से होने लगा। मेरे खून के बिंदु प्यार से उस अर्थ को व्यक्त कर रहे थे, माँ, हम आपकी शिक्षा के मूल्य को कैसे बचा सकते हैं? मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि यदि आप वास्तव में मर भी जाते हैं, तो भी आपका शरीर कभी भी सत्य से विचलित नहीं होगा। कुछ याद करके वो वापस पत्तों की झोपड़ी में चली गई। तुरंत बाहर आकर उसने मेरे हाथ में चांदी का एक छोटा सा डिब्बा रखा। उसने बहुत भारी स्वर में कहा, वासु, जब भी तुम मुझे याद करो, तो इस बक्से में जाओ। मेरी जगह उसका सम्मान करो। उसकी देखभाल ऐसे करो जैसे वो तुम्हारी माँ हो। मैंने बक्सा को उत्तर दिशा में बड़े करीने से बांध दिया। एक बार फिर मैंने माँ को प्रणाम किया। उसने कांपते हाथ से दही की 4 बूंदें मेरे हाथ पर रख दी। मैंने इसे ले लिया। एक बार जब मैंने उन सभी पत्तेदार झोपड़ियों को देखा, तो मेरी नजर उन पर पड़ी और मैं पलट गया। रथ तैयार था। शोना बाबा से कुछ मांग रही थी। बाबा ने मुझे रथ पर बैठने को कहा। जैसे ही मैं रथ पर चढ़ा, शोना ने बाबा से पूछा, दादा कहाँ गए? उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो मेरे साथ हस्तिनापुर आ रहा है। तुम अंदर जाओ। बाबा ने घोड़े की गति अपने हाथ में ली और उसकी पीठ पर थप्पड़ मार दिया। घोड़े सर पर दौड़े और भाग गए।
शोना ने हाथ उठाया और दादा थम्बा कहकर रथ के पीछे दौड़ने लगी। माँ आगे बढ़ी और जल्दी से उसे पकड़ लिया। मैंने एक राहत की सांस ली। रथ दौड़ने लगा, लेकिन शोना फिर से अपनी माँ के हाथ से बच निकली। दूर दूर तक उनका छोटा सा फिगर आगे बढ़ता नजर आया। उत्तरी गोलार्ध में वो एक हाथ उठाकर दौड़ रहा था। हम शहर की सीमा में आ गए। मैंने सोचा था कि शोना आखिरकार सामान्य हो जाएगी, लेकिन वो अभी भी अपने हाथों को ऊपर उठाकर दौड़ रहा था। मैंने बाबा से कहा कि रथ रोक दो। हमें रुकता देख जो बहुत तेज दौड़ने लगा। एक भोली और बचकानी शोना की बाहों में भी कितनी बड़ी दृढ़ता। वो मेरे साथ आना चाहता था, इसलिए वो भाग गया। वो कितना जिद्दी था, लेकिन कितना जिद्दी, उसका मेरे लिए कितना सहज और शुद्ध प्रेम था। कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ हमारी ओर आया। उसकी टेढ़ी मुद्रा पसीने से लथपथ थी। वो बहुत थक गया था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसने रथ में कूदकर छलांग लगा दी। अपने चेहरे से आंसुओं की धारा के साथ उन्होंने कुछ शब्दों में कहा, मैं मैं तुम मुझे छोड़ दो। क्या दादा, अगर तुम जाओ तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैंने बाबा की ओर देखा। वो एक पल के लिए रुका और बोला, ठीक है, हम भी चलते हैं। शोना ने खुशी से मुझे कसकर गले लगा लिया। शोना जैसा प्यारा भाई पैदा हुआ। एक के बाद एक शहर के पास के लैंडमार्क पीछे छूटने लगे। चंपांगरी आसपास के घने जंगल में अस्पष्ट हो गया। मेरा बचपन भी फीका पड़ने लगा। बचपन का हरा आसमान मेरी आंखों से ओझल होने लगा। बकुल, खादीर, दंडनी के पेड़ पीछे गिरने लगे। चंपांगरी में हमारे पड़ोसियों की झोपड़ी, जो एक छतरी की तरह दिखती थी, पीछा करने लगी। जिस पठार पर हमने 2 दिन पहले राज्यसभा का खेल खेला था वो शहर से निकला। उस पर लगा काला पत्थर बीच में अकेला खड़ा होकर गर्म हो रहा था। वो लुटा हुआ सिंहासन जिसने मुझे राजा के रूप में सम्मानित किया। वो पत्थर सिंहासन, महाराज वासुसेन का सिंहासन, चुपचाप मुझे अलविदा कहने लगा। मैंने हाथ उठाकर उन्हें और चंपांगरी को प्रणाम किया। बचपन की हरियाली से दूर भागने लगी मेरी जिंदगी। चंपांगरी से हस्तिनापुर।